everyone, and you're welcome on my channel हर घर English. Today we will discuss the topic petition for divorce. आज का ये टॉपिक जो स्टूडेंट्स मैं आपको समझाने वाली हूँ इस सेशन में और हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप देखेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। यानी तलाक के लिए याचिका, पिटीशन कहते हैं याचिका को। तो पिटीशन फॉर डाइवोर्स ख़ास तौर से वो बच्चे जो BLLB सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या फिर LLB सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो और ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। ओके, जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट्स जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको हेल्प मिले इसको समझने में और वो इस टॉपिक को अच्छे से समझ के अपने एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। अंडरस्टूड? ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। टॉपिक है पिटीशन फॉर डाइवोर्स। डाइवोर्स के लिए पिटीशन कैसे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, पहली बात तो जब डाइवोर्स की बात होगी तो आप कहाँ जाओगे? फैमिली कोर्ट में। तो इन द फैमिली कोर्ट 8 फैमिली कोर्ट जाइए, वहाँ की लोकेशन लिखिए। ब्रैकेट में आपको लोकेशन लिखा है तो मतलब वहाँ की लोकेशन लिखिए कि आप प्रयागराज के हो, आप लखनऊ के हो या फिर आप दिल्ली के हो। आपकी जहाँ जो लोकेशन है आप उसको लिखेंगे। मैट्रीमोनियल पिटीशन नंबर, अब आप मैट्रीमोनियल पिटीशन नंबर लिखेंगे कि आपका नंबर क्या है प्लस ईयर कौन सा है। इन द मैटर ऑफ, अब हम अगर देखें अपने क्लाइंट को लेकर के तो हमारे क्लाइंट का नाम क्या है? इन द मैटर ऑफ श्री राजेश कुमार सन ऑफ श्री मोहन लाल, रेजिडेंट ऑफ 123 XYZ कॉलोनी। XYZ मीन्स मतलब कुछ भी डाल दीजिएगा। न्यू दिल्ली 11001। पिटिशनर, ये कौन है? ये याचिका करता है हमारे, जिनका नाम है श्री राजेश कुमार। अंडरस्टूड? किसके लिए, कौन है इनकी वाइफ वर्सेस कौन है जिसके लिए पिटिशनर कर रहे हैं, पिटिशन डाल रहे हैं? श्रीमती पूजा देवी, डॉटर ऑफ श्री रमेश चंद्रा, रेजिडेंट ऑफ 456 ABC नगर मुंबई 4001। रेस्पोंडेंट मतलब ये कौन है? ये हैं आपके वो जो उनके लिए याचिका डाली जा रही है। तो ये दूसरी पार्टी है। रेस्पोंडेंट मतलब ये दूसरी पार्टी है या ये उनकी वाइफ है जिनके लिए इस पिटिशन को डाल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं पिटिशन अंडर सेक्शन 13(1) IB ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजर्शन। अंडरस्टूड? आपसे कहा जा रहा है इसमें कि ये जो हमारे याचिकाकर्ता या हमारी जो प्रतिवादी या रिस्पोंडेंट है उनके लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का सेक्शन 31 IB के अंतर्गत विवाह के विच्छेद के लिए, क्योंकि एक वर्ड यूज़ होता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मतलब विवाह विच्छेद, तो विवाह के विच्छेद के लिए यहाँ पर एक याचिका डाली जा रही है जिसमें क्या है याचिका में कि पत्नी के द्वारा डिजर्शन मतलब परित्याग किया जा रहा है। किसके? वाइफ के थ्रू हस्बैंड को, यानी वो अपने हस्बैंड को छोड़ के अपने घर चली गई, ऐसे समझिए आप, ठीक है। तो वाइफ कहाँ चली गई? अपने घर चली गई, अपने मायके चली गई हस्बैंड को छोड़ करके। तो उसने क्या किया? हस्बैंड का डिजर्शन किया, मीन्स उसको परित्याग किया। अब कहा जा रहा है मोस्ट रेस्पेक्टफुली शौत। अब देखते हैं, शौत का मीनिंग भी होता है मतलब किसी को रेस्पेक्टफुली बहुत ही ज़्यादा दिखावे के साथ बात की जा रही है। नंबर फर्स्ट, दैट द पिटिशनर इज़ ए हिंदू बाय रिलीजन एंड वॉज लॉफुली मैरिड टू द रेस्पोंडेंट ऑन 10th March 2015 अकॉर्डिंग टू हिंदू राइट्स एंड कस्टम्स एट मुंबई महाराष्ट्र। ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द मैरिज सर्टिफिकेट इज़ एनेक्स्ड हेयरविद एज एनेक्चर A। अब क्या बोला जा रहा है? सम्मानपूर्वक आप उनसे निवेदन कर रहे हैं कोर्ट से, क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट आपने दिया है अपनी तरफ से कि याचिकाकर्ता हिंदू धर्म का अनुयायी है, मतलब हिंदू धर्म का मानने वाला है और उसने पूरे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ही जो रेस्पोंडेंट है उससे शादी की थी, यानी अपनी वाइफ्स के साथ में। 10 मार्च 2015 को हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार उसने मुंबई में महाराष्ट्र में ये शादी संपन्न हुई। विवाह के प्रमाण पत्र की जो फ़ोटोकॉपी है, यानी कि जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटोकॉपी को इसमें अटैच्ड किया गया है एनेक्चर A में, ठीक है। तो एनेक्चर A में उसको दिया गया है। अब नंबर 2 पॉइंट देख लेते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है। दैट आफ्टर द मैरिज द पिटिशनर and the respondent resided together as husband and wife of New Delhi and the marriage was duly consummated। बोला जा रहा है कि शादी के बाद पिटिशनर रेस्पोंडेंट क्या हुआ? हस्बैंड वाइफ के रूप में न्यू दिल्ली में जाकर के रहने लगे और जब ये लोग रहने लगे और उनका वहीं पर क्या हुआ कि
एक शादीशुदा लाइफ वहीं पर उनकी स्टार्ट हुई, वहीं से उनका दाम्पत्य जीवन स्टार्ट हुआ। थर्ड पॉइंट, दैट आउट ऑफ द सैड वेडलॉक नो चिल्ड्रन वर बॉर्न। शादी के बाद अभी भी उनके कोई भी बच्चा या कोई भी संतान नहीं हुई है। फोर्थ पॉइंट, ये सारे पॉइंट आपको देने पड़ेंगे अगर आप लिख रहे हो पिटिशनर किसी के मतलब किसी के लिए, तो आपको कौन कौन सी पॉइंट आउट वहाँ पे आपको करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ें मेंशन करनी है, ये सारी चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी। अंडरस्टूड। नंबर 4 पॉइंट आप उसमें ऐड करेंगे, दैट ऑन 15 जुलाई 2018 द रेस्पोंडेंट विदाउट एनी रीजनेबल कॉज और जस्टिफिकेशन विलफुली लेफ्ट द मैट्रिमोनियल होम एंड अबंडन द पिटिशनर विद द क्लियर intention of permanently forsaking him. Since then, the respondent has neither written nor made any effort to resume cohabitations with the petitioner. क्या बोला जा रहा है कि 15 जुलाई 2018 को रेस्पोंडेंट जो थी यानी जो उनकी पत्नी है प्रतिवादी, उसने कोई भी रीज़नेबल मतलब किसी भी तरह का कोई रीज़न उसने नहीं बताया, ना ही कोई रीज़नेबल उसने एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन वो याचिकाकर्ता यानी पिटिशनर को वो छोड़ करके अपने मायके चली गई और तब से लेकर आज तक वो वापस नहीं आई और ना ही उसने किसी तरह का आगे कोई भी मैरिड लाइफ दोबारा से इस्टेब्लिश करने का कुछ भी एफर्ट किया है। मतलब वो दोबारा से उस शादी के लिए, जो वो शादी में अपने हस्बैंड को क्या हुआ कि छोड़ के चली गई है, तो ऐसा नहीं लगता उसके बिहेवियर से कि वो दोबारा से वापस आएगी या शादी को स्थापित करेगी, यानी कि शादी में वो दोबारा से आना चाहेगी। तो ऐसा वो बिल्कुल भी फील नहीं कर रहा है पिटिशनर, इसलिए उसने इस तरह का पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि मुझे ऐसा लगता है, पिटिशनर बोल रहा है, अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया कि 15 जुलाई 2018 को जो रेस्पोंडेंट है बिना किसी उचित कारण के स्पष्टीकरण दिए याचिकाकर्ता को त्याग कर अपने मायके चली गई और तब से लेकर आज तक ना तो वापस आई, ना ही उन्होंने वैवाहिक जीवन को पुनः स्थापित करने का कोई भी प्रयास किया। नंबर 5th पॉइंट, अब 5th पॉइंट अब आप ऐड करेंगे एज ए लॉयर, that the petitioner made several sincere efforts to bring the respondent back to the matrimonial home, including visiting her parental house and sending family members for reconciliation, but all efforts have failed. The respondent has shown complete disinterest in resuming marital relations. बोला जा रहा है कि जो पिटिशनर हैं, याचिकाकर्ता ने क्या किया, रेस्पोंडेंट को वापस लाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, उसके मायके जाकर भी समझाने की कोशिश की, उसकी फैमिली के मेंबर्स से भी बात की, लेकिन जैसा कि बात करने के बाद लगा कि उनके जितने भी एफर्ट थे वो सब फेल हो गए, यानी उसमें कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं फील हुआ कि ये सारे जो भी वो प्रयास कर रहे हैं तो उसमें उनको कोई भी सफलता प्राप्त हो रही है। और जब ये सारे प्रयास उनके क्या हो गए, फेल हो गए, तो फिर पिटिशनर ने वैवाहिक जीवन पुनः स्थापित करने के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई। अब वो पिटिशनर भी समझ गया कि इसका मतलब ये वापस नहीं आएगी और मुझे इससे अब डाइवोर्स ले लेना चाहिए। नंबर 6 पॉइंट, दैट द रेस्पोंडेंट हैज़ बीन कॉन्टीन्यूसली लिविंग सेपरेटली फ्रॉम द पिटिशनर फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 2 ईयर्स। 2 साल से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है जब से ये रेस्पोंडेंट और पिटिशनर अलग अलग रह रहे हैं। एंड हर कंडक्ट अमाउंट्स टू डिजर्शन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 13(1) IB ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा, यानी कि कहा जा रहा है कि अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट को देखें 1955 का सेक्शन 13(1) IB के अंतर्गत, तो प्रतियाग की श्रेणी में आता है, क्योंकि वाइफ चली गई छोड़ करके, तो जाहिर सी बात है उसने उसका क्या किया, अपने हस्बैंड का डिजर्शन किया, मतलब उसको परित्याग कर दिया है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। इसका पूरा का पूरा हमें रिजल्ट निकल करके ये आ रहा है। 7 पॉइंट देख लेते हैं, that due to the prolonged desertion by the respondent, the petitioner has suffered immense mental agony, emotional distress, and social embarrassment. The marital bond between the petitioner and respondent has irretrievably broken down. बोला जा रहा है कि इसीलिए जो हमारा पिटिशनर है वो लंबे समय से, क्योंकि उसकी वाइफ उसका डिजर्शन करके गई है, यानी उसका परित्याग करके गई है, तो उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत कुछ सफ़र कर रहा है वो, और सामाजिक रूप से भी उसको अत्यंत पीड़ित किया जा रहा है। मतलब समाज भी उसको पूछ रहा है कि भाई तुम्हारी पत्नी क्यों नहीं आ रही, 2 साल से ज़्यादा हो गए, ये सब बातें होती हैं ना, तो उसी तरह से आप समझिए कि वो सोशली भी सफ़र कर रहा है, इमोशनली भी डिस्ट्रेस है, मेंटल एगोनी उसको है, काफ़ी उसको शर्मिंदगी फील हो रही है सोशली। तो अब यहाँ पे दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि वैवाहिक संबंध पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। मतलब अब ऐसा कहीं से भी फील हो रहा कि उनके बीच में फिर से
रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है या इस मैरिड लाइफ को उनके इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो क्या लग रहा है कि ये पूर्णतः समाप्त हो चुका है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो आने को रेस्पोंडेंट बिल्कुल भी तैयार नहीं है और अपनी तरफ से पिटिशनर पूरा एफर्ट लगा चुका है। चलिए, एट पॉइंट दैट देयर एग्जिस्ट नो कोल्यूजन और कॉनिवेंस बिटवीन द पिटिशनर एंड द रेस्पोंडेंट इन फिलिंग दिस पिटीशन। अब क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि इस पिटीशन को दायर करने में जो हमारा पिटिशनर है और जो हमारा रेस्पोंडेंट है, उनके बीच किसी भी तरह की कोई भी मिली भगत नहीं है, ना ही उनका कोई अनुचित उद्देश्य है। मतलब जो पिटीशन दायर किया गया है उसके पीछे का वही रीज़न है जो पिटिशनर ने जो वजह बताई है, और इसके बीच उनके आपस में किसी तरह की कोई भी धोखाधड़ी वाली बात नहीं है, ना ही किसी तरीके से वो लोग मिली भगत कर रहे हैं, और ना ही उनका इरादा कुछ गलत उद्देश्य है उनका ऐसा कुछ भी कोर्ट के सामने, इसलिए वो अब अलगाव चाहते हैं। ठीक है। 9 पॉइंट that the cause of action for filing this petition arose on 15 July 2018 when the respondent abandoned the petitioner and has continued ever since। याचिका हेतु कारण दिनांक 15 जुलाई 2018 को मतलब पैदा हुआ जब हमारा जो रेस्पोंडेंट है उसने क्या किया, पिटिशनर को छोड़ दिया और आज तक वो वापस नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉज तो तभी पैदा हो गया, कॉज ऑफ एक्शन तो, क्योंकि 15 जुलाई 2018 को अपने घर गई, उसके बाद से वो बिल्कुल भी नहीं आई, ना वो पिटिशनर के साथ में उसने किसी तरह का कोई जो था वो मैरिड अफेयर रखा, ना ही किसी तरह की कोई चीज़ इस तरह की रखी कि शादी को बचाया जा सके। तो यही कारण है जिसकी वजह से पिटिशनर ने ये पिटिशन दिया है। 10 पॉइंट दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट has jurisdiction to entertain this petition as the marriage was solemnized within its jurisdiction and or the parties last resided together within its jurisdiction। 10 पॉइंट क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अब मेरी माननीय न्यायालय से ये पिटीशन पर विचार करने की मैं जो हूँ अपील कर रहा हूँ कि जो ऑनरेबल कोर्ट है वो मेरी पिटीशन पर पूरी तरीके से कंसीडर करे, क्योंकि ये जो शादी है ये हमारी इसी कोर्ट के रीजन मतलब उसमें आती है, जुरिस्डिक्शन में जो कोर्ट है उसका अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है, तो उसी जुरिस्डिक्शन ही उसी रीजन में आती है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ये याचिका दायर कर रहा हूँ। और पति पत्नी हम दोनों इसी जो रीजन है इसी के अंदर निवास करते हैं और इसीलिए हम इस कोर्ट में ये पिटीशन दे रहे हैं। बोला जा रहा है कि हमारा जो ये 10 पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे समझिए कि वो उसके क्षेत्राधिकार में आता है, क्योंकि उस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में वो रीजन आता है जिसमें हम दोनों की शादीशुदा लाइफ थी, लेकिन अब नहीं है। अब हम अलग अलग पार्टीज़ हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं, मगर हम दोनों इसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, इसलिए हम यहाँ याचिका दायर कर रहे हैं। ठीक है। अब आ जाइए 11 पॉइंट पर। डेट द पिटिशनर इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू सीक डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज थ्रू हिज ऑनरेबल कोर्ट। आगे पिटिशनर के पास अब मतलब शादी तोड़ने के अलावा, विवाह विच्छेद के अलावा अगर हम देखें तो कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, तब लास्ट में जाके उसने ये पिटीशन दिया है। ठीक है। मतलब कोई ऑप्शन नहीं बचा तभी वो इस माननीय कोर्ट के अंडर में आए हैं और अपनी शादी को तुड़वाना चाहते हैं, या इसमें हम क्या करना चाहते हैं कि विवाह को विच्छेद करवाना चाहता है पिटिशनर, क्योंकि कोई ऑप्शन पीछे था ही नहीं कि कुछ भी समझौता किया जा सके। अब वो प्रार्थना करेंगे, जो पिटीशन करने वाला है हमारा पिटिशनर वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। किससे कर रहा है? कोर्ट से। देखिए, इन व्यू ऑफ द फैक्ट स्टेटेड अबाउट द पिटिशनर हम्बली प्रेज दैट इज ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू। ऊपर दिए गए सभी फैक्ट और सभी सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए पिटिशनर माननीय न्यायालय से प्रार्थना करता है कि प्लीज़ क्या किया जाए। नंबर 1 ए, pass a degree of divorce dissolving the marriage between the petitioner and the respondent under section 13(1) IB of the Hindu Marriage Act 1955 on the ground of desertion। पिटिशनर पूरी तरीके से क्या कर रहा है, प्रेयर कर रहा है कि एक आदेश या एक डिग्री ऐसी पारित की जाए जिसके द्वारा पिटिशनर और जो रेस्पोंडेंट हैं उनके बीच के विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) IB के तहत परित्याग के आधार पर समाप्त घोषित कर दिया जाए। क्योंकि पत्नी गई थी ना छोड़ करके, तो उसको बोला जाता है डिजर्शन, मतलब इसी को आधार बनाते हुए इस शादी को क्या किया जाए, विवाह को विच्छेद किया जाए। नंबर 3, ग्रांट एनी अदर रिलीफ एज दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट एंड प्रॉपर इन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस।
अन्य कोई ऐसा आदेश या किसी तरह की राहत अगर है तो उच्च जो माननीय न्यायालय है वो उसको कर सकता है अगर उसे ये सब सही लगता है। मतलब अगर ऑनेबल कोर्ट को अगर इसके अलावा कोई और रिलीफ दिया जा सकता है या इसके अलावा कोई और अच्छा आदेश दिया जा सकता है तो इसके लिए कोर्ट हमें आदेश दे सकता है प्रॉपर वे में। और इन सर्कमस्टेंसेस जैसा कि हमारा केस है, इस सर्कमस्टेंसेस में अगर उसे कोई प्रॉपर कोई और सॉल्यूशन मिलता है तो कोर्ट बिल्कुल उस पर जो है हमें आदेश दे या हमें राहत दे। ठीक है। अब वेरिफिकेशन करेंगे श्री राजेश कुमार जी के द्वारा, ये क्योंकि पिटिशनर यहाँ पर जो है वो दायर की गई है तो श्री राजेश कुमार जी वेरिफिकेशन देंगे। क्या देंगे? आई श्री राजेश कुमार द पिटिशनर अबाउ नेम डू हेयर बाई वेरीफाई दैट द कंटेंट्स ऑफ पैराग्राफ 1 to 11 ऑफ दिस पिटिशन आर ट्रू एंड करेक्ट टू माई नॉलेज एंड बिलीफ। मैं श्री राजेश कुमार जो भी ऊपर दी गई जो भी हमारी पिटीशन है मैं उसका याचिका करता हूँ और मैं ये सत्यापित करता हूँ कि जो भी याचिका के अंदर जो मैंने पिटीशन दिया है उसमें 1 से 11 तक जितने भी पॉइंट कहे गए हैं, जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो मेरे संज्ञान में या मेरी नॉलेज में और मेरे विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। ठीक है। इसी तरह से वेरीफाइड किया भी जाता है, आप जानते होंगे इस चीज़ को। तो ये वेरीफाइड किया श्री राजेश कुमार ने कि ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सब एकदम सच है। और जितना मुझे ज्ञान है, जितना मेरा विश्वास है उसके अकॉर्डिंग मैंने सब सही यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है। वेरीफाइड एट न्यू दिल्ली ऑन दिस 1 मार्च 2025। कहाँ पे वेरीफाइड हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। किस डेट को हुआ? 1 मार्च 2025 को हुआ। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब पिटिशनर के सिग्नेचर हो जाएंगे। पिटिशनर के सिग्नेचर हो गए। थ्रू काउंसिल। अब थ्रू काउंसिल का मतलब है कि जो चीज़, क्योंकि आप तो एडवोकेट हो तो एडवोकेट पिटीशन के बिहाफ पे पूरी उसने जो था क्या किया, ड्राफ्टिंग की है इस पिटीशन फॉर द डाइवोर्स की। अब वो अपना खुद का नाम, एड्रेस ये सब लिखेगा। तो क्योंकि आप बीइंग एडवोकेट होने के नाते अब आप यहाँ पर अपना नाम मेंशन करिए। एडवोकेट नाम, एडवोकेट एड्रेस, एडवोकेट्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये था आपका पिटीशन फॉर डाइवोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग है ये, आप इसको ध्यान से पढ़िए, इसको समझिए कि अगर हमें पिटीशन फॉर डाइवोर्स देना हो, टॉपिक आ जाए इस तरीके से। हाँ, अगर नाम भी वो दे देते हैं क्वेश्चन में, मान लीजिए हमने राजेश कुमार डाला है लेकिन वो नाम कुछ और देते हैं, तो आप फिर वही नाम यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा। फॉर्मेट अच्छे से याद रखिए कि फैमिली कोर्ट में देना है, लोकेशन बतानी है और फिर हमें मैट्रिमोनियल पिटीशन नंबर देना है और फिर हमें इन द मैटर ऑफ करके और श्री राजेश कुमार कौन कौन है, पिटिशनर कौन है, रेस्पोंडेंट कौन है, दोनों का यहाँ पर जो है पूरी तरीके से ब्यौरा देना है। फिर उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर में जो हमारा सेक्शन 13 बनाई हुई है उसके अंडर में अगर हम देखें तो हमें डिजर्शन का इसमें ग्राउंड तैयार किया गया है। मीन्स परित्याग। परित्याग का मतलब होता है जब पत्नी छोड़ के चली गई हस्बैंड को, उस तरीके का ये है पिटीशन। तो आप इसी तरह से यहाँ एक एक पॉइंट मेंशन करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और फिर वेरिफिकेशन देंगे लास्ट में। और वेरिफिकेशन देने के बाद पिटिशनर के सिग्नेचर हो जाएंगे और फिर आप क्योंकि बीइंग ए एडवोकेट आप यहाँ पर अपना जो भी डिटेल है उसको फिल कर देंगे। अंडरस्टूड? इस तरह से ये आपका पिटीशन दायर होगा फॉर डाइवोर्स के लिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस के पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। सभी स्टूडेंट्स इस बात पर ध्यान दें, यहाँ एलएलबी से या लॉ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक कराए जा रहे हैं वो सभी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। और सभी बच्चे इस वीडियो को देखें और इस पूरी ड्राफ्टिंग को समझें। अंडरस्टूड? चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इसी तरह लॉ के अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के आएंगे जो भी इंग्लिश में रिलेटेड हैं, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, तो आपको कहीं कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी चैनल पे, इसी वीडियो के थ्रू, इसी तरह से आपको टॉपिक अपलोड होते रहेंगे। तो आप लगातार जुड़े रहिएगा इस चैनल से। ओके, चलिए इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।